हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरंजन फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो बात आ चुकी है यूनिट थर्ड पे। 2 यूनिट ऑलरेडी आप देख चुके हो। से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैं इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चन पार्ट बी में बार बार देखे गए हैं। ठीक है, तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें बी का ज़्यादा एरिया कवर अप होता है। वैसे तो आप सबको पता है कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, पर थर्ड थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सारी डिटेल वीडियोस आपको मिलने वाली है थर्ड फोर्थ फिफ्थ पाँचों के। आज शाम तक मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपको चीज़ें डिलीवर कर दूँ। थर्ड यूनिट के अंदर टॉपिक क्या है? मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये टॉपिक क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या कह रहा है? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब एक तरीके की गारंटी से है। एक तरीके की किससे है? गारंटी से। मींस इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि एक बंदे ने, मिस्टर ए ने मिस्टर पिंटू को कोई प्रोडक्ट सप्लाई करा। क्या सप्लाई करा? कोई गुड सप्लाई करा। अब मिस्टर पिंटू इसका पेमेंट करेगा या नहीं करेगा ये तो मिस्टर पिंटू ही जानते हैं। लेकिन ये जो मिस्टर पिंटू इसका प्रोडक्ट सप्लाई का, गुड्स का पेमेंट करेगा नहीं तो ए को तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस के लिए, इसको बचने के लिए ए क्या कहता है कि आप अपने को LOC दो, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दो। ये LOC किसी बैंक इशू द्वारा हो सकती है, किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हो सकती है जिस पे ए बिलीव करता हो। ये एक तरीके का, इस तरीके का लेटर है, प्रपत्र बोलते हैं, प्रपत्र बोलते हैं, जिसमें ये आश्वासन दिया जाता है कि इफ मिस्टर पिंटू फेल्स टू पे, इफ मिस्टर पिंटू फेल्स टू पे द मिस्टर बैंक, मिस्टर गवर्नमेंट बॉडी और मिस्टर थर्ड पार्टी विल पे योर सर्टेन अमाउंट। गारंटी काइंड ऑफ लेटर है। ठीक है, अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट की परिभाषा बुक के अंदर क्या है जरा वो देखते हैं। अ क्रेडिट इज लेटर ऑफ योर बैंक गारंटिंग दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर इज रिसीव ऑन टाइम। टाइमली आपको पेमेंट मिलेगा फॉर द करेक्ट अमाउंट। जिस अमाउंट का बोला है उसी अमाउंट का मिलेगा। And that the buyer is unable to make the payment, the purchaser bank will the required to cover the full remaining amount of purchase। ठीक है, समझ में आ गया लेटर ऑफ क्रेडिट। अब क्या हुआ कि जो ए है वो तो LC लेके छूट पड़ा। उसने कहा कि मेरे पास लेटर ऑफ क्रेडिट है। वो बैंक जाएगा, कहेगा कि ये तारीख है, मेरे को ये पेमेंट दे दो। बैंक उसको वो पेमेंट विड्रॉल कर देगी। मिस्टर पिंटू ने पेमेंट दिया हो कि नहीं दिया हो, बैंक को कोई लेना देना नहीं। अब बैंक किससे रिकवर करेगी? मिस्टर पिंटू से रिकवर करेगी। तो बैंक इसकी गारंटी ले रहा है। क्लियर है ना? अब ये इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट के बिजनेस में चल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं, तब लोगों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फ्रॉड की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि अधिकतर जो कंट्रीज है लाइक सोमालिया, युगांडा, ठीक है, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं, इस इथोपिया, वहाँ पे नाइजीरिया, ये जो कंट्रीज हैं वहाँ से फ्रॉड इस तरीके के देखने को मिलते हैं। इवन द अपने यहाँ पर जो OTP फ्रॉड जो फेमस हुआ था, जिसपे एक वेब सीरीज भी आई है, वेब सीरीज का नाम जामतारा। ठीक है, हाँ, जामतारा करके वेब सीरीज भी आई हुई है उसके ऊपर। तो ये बेसिकली ओरिजिन इसका नाइजीरिया से ही था कि आपकी लॉटरी खुली है, आइए यहाँ पे पैसा उठाइए। ये सारी की सारी आपकी वेब सीरीज का वहीं से था। तो गारंटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है? सेलर के द्वारा ले लिया जाता है, बायर से। ठीक है, अब कौन दे रहा है? सेफली एक्सपांड बिजनेस इंटरनेशनली। ये क्या हेल्प करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सेफली अपन का बिजनेस हेल्प ग्रोथ करने में मदद करेगा। कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल का मतलब है कि इसको डिफरेंट टाइप से आगे अपन देखेंगे, जिसमें फुल अमाउंट की क्रेडिट भी ली जा सकती है, हाफ अमाउंट की ली जा सकती है, टाइमली ली जा सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अकॉर्डिंग ली जा सकती है। किस बात की गारंटी ले रहे हो, है ना? सेलर रिसीव मनी ऑफ फुलफिलिंग टर्म्स। सेलर भी रिसीव कब करेगा? जब फुलफिल वो भी प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। वर्क एज ए क्रेडिट सर्टिफिकेट फॉर बायर। क्रेडिट सर्टिफिकेट है, मतलब कि अगर बायर की साख होगी तभी तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा। यानी कि लोकल बैंक उसको जानते होंगे कि इनका नॉर्मली ट्रांजैक्शन है 5 लाख 10 लाख का, तभी तो वो ओवरड्राफ्ट की आपको लिमिट देंगी। तो ये
गुडविल की तरह काम करेगा। फ्री रिस्क, सेल अपन रिस्क फ्री हो जाएगी, क्विक एग्जीक्यूट हो जाता है, पेमेंट एश्योरेंस होता है। सिंपल सी बात है, सारी की सारी कोई गारंटी लेता है तो उसके क्या अपन को बेनिफिट मिलते हैं वो। ये टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा गए क्वेश्चनों में से एक है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ो, एक एक करके सारे टाइप्स में समझा दूंगा आपको और याद भी करवा दूंगा। जब मैं कह रहा हूं याद करवा दूंगा तो बस केवल ध्यान से सुन लो। पहला कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट, जो सामान्य ऑर्डिनरी काइंड ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसको कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इसके अंदर क्या करता है, मिस्टर ए कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेता है और बैंक में जाके अपना पैसा विड्रॉल कर लेता है। ये कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट है विद द सेम ब्रांच, सेम बैंक। यानी कि मान लो कि उसने एसबीआई से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया। किसने? एसबीआई ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया मिस्टर पिंटू का, ठीक है। किसका इशू किया है? मिस्टर पिंटू का, क्योंकि पिंटू क्या है? बायर है। पिंटू जी क्या है? बायर है। और मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए हमारे सेलर है। तो सेलर साहब खुद जाके बैंक चले गए, एसबीआई चले गए और ये पेमेंट विड्रॉ कर लिया। इसको बोलते हैं कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। दिस इज डायरेक्टली पेमेंट मेथड, डायरेक्ट पेमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप बैंक से जाके पेमेंट उठा लेना, उस तारीख को पेमेंट आपको मिल जाएगा। बैंक को हमको जो ट्रांजेक्शन होगा वो विद इन प्लेस रहेगा। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, अब ये कॉमर्शियल कोई थोड़ा सा सब्सटेंस में करा है। इसके अंदर क्या होता है, मिस्टर ए एक बार अकाउंट में नहीं जाता है, मिस्टर ए मल्टीपल टाइम्स जा रहा है। जैसे कि एसबीआई ने मिस्टर पिंटू की 10,000 रुपए की गारंटी ली है, इससे ज्यादा की नहीं ली है। तो ए क्या कर रहा है, एक बार 1,000 रुपए लेकर आया, दोबारा गया तो 2,000 रुपए लेकर आया, तीसरी बार गया तो 4,000 रुपए लेकर आया, है ना, तीसरी बार गया तो 4,000 रुपए लेकर आया। जब तक इसके 10,000 पूरे नहीं होंगे, ये रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट की मदद से उतनी बार अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। यानी इसको अगर एक साथ पैसा नहीं चाहिए, किश्तों में उसको भुगतान हो रहा हो, तो ये रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। बात समझ में आ गई, कॉमर्शियल समझ में आ गई। ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स क्या होता है कि यहां पर तो वो एसबीआई में ही ले रहा था, ट्रैवलर्स में वो क्या करता है, जाके वो दूसरी जगह चला गया। वो आ गया लखनऊ से, वो आ गया कानपुर, आ गया कानपुर में जाके एसबीआई की ब्रांच में गया। वैसे तो अब ये ट्रैवलर्स ही बनते हैं अधिकतर, आपने ऐसे सुना होगा, यहाँ पे 2 लाइनें लिखी होती है, आपके जो चेक होता है आपने उसको कभी ध्यान से देखना, ऐसे 2 लाइनें होती है और उसके ऊपर लिखा होता है एट पार। पार का मतलब है कि किसी भी ब्रांच से उसको पेमेंट किया जा सकता है। पहले ऐसा होता था कि राजस्थान का राजस्थान में होगा, है ना, लखनऊ का लखनऊ में होगा, यूपी का यूपी में होगा, इस तरीके के उनमें डाइवर्सिफिकेशन थे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, झंझट खत्म, एट पार कर दिया, ऑल इंडिया आप कहीं से भी पेमेंट उठा सकते हो। इसी को बोलते हैं ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपको जो इशू किया गया है वो उसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ब्रांच से जाकर वो ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें अब्रॉड जाके भी आप वो पेमेंट उठा सकते हो। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, अब कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये एक तरीके का कंफर्म जब लेटर ऑफ क्रेडिट बोला तो मिस्टर ए किसी भी जगह से, किसी भी बैंक से वो पेमेंट विड्रॉ कर सकता है। यहां पर दूसरी बैंक वो विड्रॉल मांगेगी। जैसे मिस्टर ए गया आईडीबीआई गया, कहां गया, आईडीबीआई बैंक गया, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किसने किया था, एसबीआई ने किया था। अब ये आईडीबीआई भी गया है तो कौन सी ब्रांच में गया, मान लेते हैं अपनी लंदन की ब्रांच में गया। लंदन में है कि नहीं वो पता नहीं अभी मेरे को आईडीबीआई की ब्रांच, लेकिन वहां जाके भी ये पेमेंट विड्रॉल कर सकता है। सिटी बैंक की तो है, चलो सिटी बैंक में जाके इसने विड्रॉल कर लिया, ठीक है, सिटी बैंक की जाके इसने विड्रॉल कर लिया एसबीआई का। एक तरीके का वो कैश ही है, ये मान के चलो, वो किसी भी बैंक से आप विड्रॉल कर सकते हो, ये कहलाता है कंफर्म। 4 तरीके के अपन ने पढ़े, कॉमर्शियल, एक नॉर्मल काइंड ऑफ लेटर, रिवॉल्विंग लेटर जो टुकड़ों में पेमेंट देता है इंस्टॉलमेंट में, आप एक साथ भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ट्रैवलर्स लेटर, ये एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करके सेम ब्रांच से कर सकते हैं। और कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि ये आप कभी भी कहीं से भी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो किसी भी बैंक से, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन पेपर फॉर एलसी की फुल फॉर्म है यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। अब क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स आर गिवन टू प्रायोरिटी इन इंडिया एंजॉय लॉट ऑफ इंसेंटिव्स।
जो लेटर ऑफ क्रेडिट का जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू इजीली हो जाता है। क्यों होता है? रजिस्ट्रेशन का अपने EIC फॉर्म देखा था, वो मेंबर्स वाला जो 3rd यूनिट 2nd यूनिट में अपन पूरा करके आ रहे हैं ना, उस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। ये कह रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट हर एक्सपोर्ट यूनिट को नॉर्मली इशूड हो जाता है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन सर कौन से वाले हैं? जो हमने सेकंड में पैन नंबर मैंने कहा था, फर्स्ट के अंदर भी बिजनेस स्टार्ट करने, चलो सेकंड के याद कर लेना, एक्सपोर्ट स्टार्ट करने में वो GR फॉर्म, ओरिजिन अथॉरिटी, वो जितने भी वापस डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, करंट अकाउंट है ना, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, वो रेड ऑन कर देना, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट और GST सर्टिफिकेट, बाकी वो की वही पूरी की पूरी लिस्ट है। तो एक बार लिस्ट याद कर ली, बार बार ये डॉक्यूमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है रिस्क एंड इंश्योरेंस। रिस्क क्या होती है? जो पेमेंट फेल्यूर होता है वो रिस्क कहलाती है, माल डूब जाएगा वो रिस्क कहलाएगी, है ना, एक्सपोर्टर, है ना। अब ये रिस्क के भी इसमें टाइप्स दे रखे हैं कि इसके कौन कौन सी रिस्क होती है। सबसे पहले तो डैमेज गुड्स हो जाए, माल रास्ते में खराब हो जाए, नॉन पेमेंट हो, कोई हमको पेमेंट नहीं करे, वापस गुड्स वापस आ जाए हमारा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान भेजा, सत्ता परिवर्तन हो गया, अब वहां पे कोई पेमेंट देने को रेडी नहीं, है ना, क्रेडिट वर्थीनेस, नया कस्टमर कोई जुड़े तो उसकी क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, करेंसी का फ्लक्चुएट होना, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर देख रहे हैं, दोनों की करेंसी बहुत डिमोलिश हो रही है, ठीक है। फॉल्ट इन कॉज एंड कस्टमर टू सू, कोई अपने पास केस हो जाए, है ना, अपने पास सामने वाले कस्टमर की गलती के कारण कोई कस्टमर कंपनी के ऊपर केस करे और कंपनी अपने ऊपर केस करे, सू का मतलब केस है यहाँ पर। तो n नंबर्स ऑफ द रिस्क होती है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के अंदर, केवल यही बताया गया है। रिस्क तो आप सबको पता है, हर बिजनेस में रिस्क होती है, इसमें केवल अपन को एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में रिस्क करना है कि गुड्स इधर से उधर जा रहा है, ट्रांजिट हो रहा है तो डैमेज हो जाए, वहाँ पहुँचने पे पेमेंट डिनाई हो जाए, रिटर्न आ जाए वापस से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इसके अंदर नया वर्ड आ गया क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है। इसके अलावा मोटे मोटे 4 तौर पे इन 7 पॉइंट को अपन 4 पॉइंट में लिख सकते हैं। फॉरेन करेंसी का डिफॉल्ट हो जाना, डैमेज हो जाना प्रोडक्ट का, या लॉस हो जाना, थेफ्ट हो जाना, चोरी हो जाना, प्रोडक्ट डिफॉल्ट हो जाना, फॉल्ट आ जाना। मैंने प्रोडक्ट हो सकता है कि कुछ समय रखने के बाद या पैकिंग में रखने के बाद कुछ टूट फूट गया हो, है ना, और नॉन पेमेंट करना, सामने वाले ने पेमेंट देने से मना कर दिया, जहां पे LC काफी काम आती है, लेटर ऑफ क्रेडिट काफी काम आती है। अब ये भी एक क्वेश्चन सामान्यतः एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एक्सपोर्ट के बेनिफिट बताओ। आप एक्सपोर्ट का पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और एक्सपोर्ट के बेनिफिट आपसे पूछ रहा है, तो ये तो लिख ही सकते हो। सेल्स बढ़ती है, नए मार्केट मिलता है, नई ग्रोथ मिलती है, नई टेक्नोलॉजी मिलती है, कॉस्ट एडवांटेज होता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है, वही सारे पॉइंट है। देखो, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिस्क रिड्यूस हो रही है। एक जो सीजनल वेराइटी आती थी कि देखो सीजन क्या है, अभी जैसे इंडिया के अंदर गर्मियां स्टार्ट होने वाली है, कहीं पे सर्दियां स्टार्ट होने वाली, तो अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो सर्दियों में ज्यादा चलते हैं, जैसे लाइक हीटर, है ना, तो वो चीजें वहां पर अभी भी सेल होगी। तो सीजनल जो वेरिएबिलिटी आती है वो प्रोडक्ट आपकी बच जाता है। यहां पर सीजनल फ्लक्चुएशन का इफेक्ट हो गया। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी आप अपनी लार्ज स्केल कंपनी बना सकते हो, और डोमेस्टिक मार्केट हमेशा छोटा होता है। ग्रोथ करनी है, अगर आपको पोटेंशियल ग्रोथ करनी है, स्काई इज द लिमिट। मैं फिर से कह रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट इज द बेस्ट मार्केट फॉर ग्रो योर कंपनी, क्योंकि वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वहां पर कॉस्ट आपको कम लगानी पड़ती है। दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट क्लियर है, आगे बढ़े। अब एक्साइज क्लियरेंस बेनिफिट। अब एक्साइज क्लियरेंस बेनिफिट क्या है? जब आपके गुड्स रेडी हो जाते हैं और ये आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, जब आपको एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट सारे मिल जाते हैं, तो आपको एक्साइज क्लियरेंस मिलता है। तो एक्साइज क्लियरेंस क्या है? एज सुन एज गुड्स आर रेडी टू डिस्पैच फॉर पोर्ट शिपमेंट, एक्सपोर्टर हैज टू अप्लाई द सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी। सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी के लिए वो अप्लाई कर सकता है और उसको वो बेनिफिट रेमिटेंस मिलती है। रेमिटेंस यानी कोई छूट दे दी, इनकम टैक्स में कोई छूट दे दी, कोई सब्सिडी दे दी, वही, ठीक है। गाइडेंस देते हैं, लाइजनिंग करती है। लाइजनिंग यानी कि आपका वहां पे व्यवहार बनाने में मदद करती है। डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर देखे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, लाइजनिंग है और गाइडेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकम टैक्स बेनिफिट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनकम टैक्स। अच्छा, टैक्स देने का कोई बेनिफिट होता है? आप कहोगे सर कोई बेनिफिट नहीं होता, जेब से पैसा जा रहा है, किस बात का बेनिफिट? बेनिफिट होता है। पहला तो एक तो फाइनेंस में बेनिफिट होता है।
अगर आपको लोन लेना है तो गवर्नमेंट कहेगी कि 3 साल का, बैंक कहेगी सॉरी, कि 3 साल का ITR रिटर्न दिखाओ। तो इसी तरीके से अगर आपको कॉमर्शियल लोन लेना होता है तो इनकम टैक्स वहां पे बेनिफिट होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई सब्सिडी, रेमिटेंस चाहिए, इनकम टैक्स में रिबेट चाहिए, तो इनकम टैक्स फिल करना भी एक बेनिफिट माना गया है। क्लियर है, यही पॉइंट है। शिपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, अब ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शिपमेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द शिपमेंट्स और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है, तो मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या बोला जाता है, देखो 4 मोड होते हैं। कोई भी माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, 4 मोड होते हैं। कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं अपन, सी के थ्रू पहुंचा सकते हैं, एयर के थ्रू पहुंचा सकते हैं, बाय रोड पहुंचा सकते हो, और बाय ट्रेन पहुंचा सकते हो, है ना। और एक इसके अंदर एड ऑन होता है एक्सपोर्ट में, बाय पाइप। ठीक है, बाय पाइप, पाइपलाइन के थ्रू भी माल पहुंचता है। अब वो कौन सा सर, जैसे कि वाटर हो गया अपना, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और जैसे इंटरनेट भी अपने इंडिया के अंदर किसके थ्रू आ रहा है, केबल के थ्रू आ रहा है, तो वो एक पाइप के थ्रू ही आ रहा है। पूरा ओशन से अपन ने कवर अप करके इंडिया के अंदर केबल के थ्रू अमेरिका से अपन इंटरनेट ला रहे हैं। तो ये 4 हैं। अब इसके सी, सबसे सस्ता कौन सा है, याद रखना, सबसे सस्ता सी है अपना, मरीन है। सबसे महंगा कौन सा है, एयर है। सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, एयर है। सबसे स्लोएस्ट भी सी माना जाता है। ठीक है, और अगर उसके बाद कहूं फास्टेस्ट एयर, स्लोएस्ट सी, अगर मैं इसको नंबर दे देता हूं आपके अकॉर्डिंग, सबसे फास्ट में नंबर 1 एयर है। एयर के बाद माल जो आएगा वो रेलवे से सेकंड आएगा, रेलवे के बाद थर्ड रोड से आएगा, और रोड के बाद सी से आएगा। ये पाइपलाइन को इसलिए नहीं करा क्योंकि पाइपलाइन में कंटिन्यूस सप्लाई होती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यहां से ऑयल डाला और वहां पे अब निकलेगा, दिनों बाद निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंटिन्यूस वे ऑफ सप्लाई, इंटरनेट की कंटिन्यूस वे ऑफ सप्लाइंग होती है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल, द शिपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 तरीके से होता है। ये पूछा जाता है, व्हाट आर द मेजर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, आगे बढ़े। रोल ऑफ ओवरसीज एजेंट्स एंड रेमिटेंस ऑफ कमीशंस। अब ओवरसीज एजेंट कौन होते हैं, ओवरसीज एजेंट वो होंगे, जैसे कि मैंने यहां से मिस्टर वापिस से ले लेते हैं अपने पिंटू भैया, इस बार इन्होंने क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है। माल मंगाया था, अब एक्सपोर्ट करा, लेकिन इन्होंने भेजा है श्रीलंका में। श्रीलंका में माल भेजा तो वहां पर इनको एक ऐसे बंदे की जरूरत होगी जो ये माल पिकअप करे, वहाँ की कस्टम ड्यूटी से निकलवाए, और इस माल को सेलिंग का कहीं काम करे। चाहिएगा ना, केवल माल पहुंचाना ही किसी भी सेलर का लक्ष्य थोड़ी होता है, वहाँ पे माल बिकना भी चाहिए। तो इसके लिए उनको एक एजेंट की आवश्यकता होती है, इसको ओवरसीज एजेंट के नाम से जानते हैं। सिंपल है। अब इनको एक कमीशन भी देना होता है। यूजुअली आज की तारीख में अगर मैं राउंड में बात करूं तो 10% कमीशन इनका चलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। यदि 1 लाख का प्रोडक्ट है तो 10,000 इनका है। कुछ भी नहीं करते, केवल ये दोनों पार्टीज को मिलवाते हैं। यहां पर बुक की बात करें तो 2.5 से 15% की इन्होंने एक रेंज दे रखी है। ठीक है, रेंज भी अपन लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन जो मैंने आपको प्रैक्टिकल था वो भी बता दिया, और ये थ्योरेटिकल बेस पे भी जो बुक का है वो भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होते हैं, अगर मैं एजेंट एक हायर कर लूंगा तो एडवांटेज क्या होगा, मेरे को वहां पे कोई बंदा रिक्रूट नहीं करना पड़ेगा, पेरोल पे नहीं रखना होगा, जिससे मेरी कॉस्ट कटिंग हो सकेगी। और उसका दूसरा एडवांटेज क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई एक्सप्लोर, जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में वहां पे क्या डिमांड चल रही करंट, जैसे कि एक बंदा ही रख दिया तो वहां पे मेरे को डिमांड पता चल गई, और वहां पे जो पोटेंशियल बायर्स हैं जो मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो, जैसे कि अपने यहाँ के एप्पल्स बाहर जाते हैं, अपने यहाँ के टमाटो बाहर जाते हैं, तो वहां पर हमको सेलर बायर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, केवल एजेंट के पास पहुंच जाओ, वो एजेंट वहां सप्लाई कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा, एक कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, और एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स रहता है ना, मैट बी अलाउड टू एक्सेस योर सेल लेजर, और एक पार्ट बन जाता है अपनी कॉस्ट का, और एक एजेंट के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा बन जाती है। ठीक है, और अपन डायरेक्ट शिपमेंट नहीं कर पाते, बिना एजेंट के अपन शिपमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, ओहो, इसके साथ तो एक बहुत अच्छी घटना घटी कि अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो गई। कोई टॉपिक रह गया हो इसके अंदर तो फील फ्री टू कमेंट। वैसे तो आई थिंक कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने कवर अप कर दिया है, एक बार और चेकअप कर लेते हैं इसका। नहीं, कोई भी टॉपिक अपन ने छोड़ा नहीं है, सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर अप कर लिए। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई ऑप्शन रह जाता है तो जल्दी से बताइएगा। देखो 20 मिनट के अंदर अपन ने धाए सब कुछ निपटा दिया। समझ में आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं। मस्त रहिए, खुश रहिए, कल का एग्जाम अच्छा जाएगा। हमारी पूरी दुआएं आपके साथ है। जय हिंद।